So, good morning everyone. Welcome to Study Close. Welcome to the daily newspaper analysis of 6th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 अप्रैल 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस कोट को आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। यू विल सक्सेस इन योर लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। देखो सक्सेस की एक टर्म को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है यहाँ पर। क्या है कि देखो सक्सेस तो डेफिनेटली मिलती है, पक्का ज़रूर मिलती है, लेकिन आप क्या होगी कि हाँ भाई इमीडिएटली मुझे मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सक्सेस पाने के लिए आपने गोल के प्रति कंसिस्टेंटली वर्क करना होता है। लगातार आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लगातार हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सक्सेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, लगातार पढ़ाई करनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ाई कर ली, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ाई कर ली। ऐसे तो यहाँ पर आपने कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई है, और साथ ही साथ ये एग्जाम भी क्रैक नहीं होने वाला। तो आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, डेली करंट अफेयर को कवर करना पड़ेगा, डेली स्टैटिक पोर्शंस कवर करने पड़ेंगे, डेली अपने शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने इतने टाइम में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ऐसे लेके चीज़ों को चलना पड़ेगा। तो सक्सेस जो है ये डेफिनेटली मिलती तो है, लेकिन आप अगर सोचो कि एक अगले दिन मुझे सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, आपको लगकर काम करना पड़ता है। नाउ अब यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करा करो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि ये जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में बात करी गई है वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल, इसको कंस्ट्रक्ट करा जाएगा किस कंट्री के द्वारा। आपको बताना है दुनिया का पहला शिप टनल कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, ये कौन सी कंट्री कंस्ट्रक्ट करेगी। पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, चाइना या फिर जापान। आपको करेक्ट आंसर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपने स्टडी क्लोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, डेली जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन लेने के लिए। अब हम लोग सबसे आगे बढ़ते हैं आगे, और जो है यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का हमें डिस्कशन करना है इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है बिम्स्टेक के बारे में। तो अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की, और डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे, पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। सेकंड आर्टिकल में हम बात करेंगे आर्मी वॉर कॉलेज के बारे में। तो अभी यहाँ पर जुबली पूरी हुई है आर्मी वॉर कॉलेज की, तो डिस्कस करेंगे कहाँ पर ये कॉलेज है। ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। और उसके बाद थर्ड आर्टिकल, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी ले चुका हूँ, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैटरनल डेथ के बारे में बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने मैटरनल डेथ और स्टिल बर्थ को इंक्रीज कर दिया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। फोर्थ आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात करी गई है JCPOA एग्रीमेंट के बारे में। ये क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील बेसिकली हम बात करने वाले हैं। ये मुझे लगता है हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर है, और ये कुछ अलग रीज़न है आपकी बार जो न्यूज़ के अंदर है, और आप कह सकते हो काफ़ी बढ़िया आर्टिकल होने वाला है। फिफ्थ आर्टिकल में हम बात करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो भारत ने, आप कह सकते हो, पिछले साल सबसे ज़्यादा रोड को कंस्ट्रक्ट किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड बनाने वाला कंट्री भारत था। तो उसके बारे में यहाँ पे एक रिपोर्ट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिक्स्थ आर्टिकल में हम बात करेंगे H1B वीज़ा के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और H1B वीज़ा के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या वीज़ा है, बेसिकली न्यूज़ के अंदर ये आर्टिकल क्यों है। और उससे पहले हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी आर्टिकल हमने कल डिस्कस किए थे। क्या होगा ना, हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो ये सारे करंट अफेयर हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे, और हम लोग इजीली अपने जो भी MCQs होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। कल हमने पहले आर्टिकल में बात करी थी बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में, है ना। तो जो DRDO है उसने लॉन्च किया है बुलेट प्रूफ जैकेट को। 9 किलो की ये जैकेट है, आपको मालूम होगा। नाउ देखो, अब पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या रटना है, DRDO की क्या फुल फॉर्म है। सही है, बहुत लोगों को मालूम होगा, कल मैंने काफ़ी बार पढ़ाया था DRDO के बारे में। चलो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, ठीक है। दूसरा आर्टिकल कारगिल जंस्कार रोड के बारे में है। अब ये जो रोड है ये कहाँ पर है आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा आप लोगों ने कितना ज़्यादा अच्छे से कल का लेक्चर सुना था, ठीक है। कहाँ पर है ये रोड आपको बतानी है। और हुआ क्या था, इसके अपग्रेडेशन के लिए पैसा दिया गया था, ठीक है। पैसा लॉन्च मतलब पैसा लॉन्च कह रहा हूँ, पैसा यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि कुछ अमाउंट जो है कम से कम 700+ करोड़ रुपीज़ हैं, जो कि अनाउंस करे गए हैं इस रोड के अपग्रेडेशन के लिए। उसके बाद
बात करी गई थी शांतिर अग्रसेन एक्सरसाइज के बारे में। तो ये एक्सरसाइज आपको बतानी है कौन सी कंट्री के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। ओके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बन गया। मतलब हर आर्टिकल से आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इजीली जो है देखो, अब आपने आर्टिकल भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी बना रहे हो, तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहने वाली हैं। फोर्थ आर्टिकल में हमने बात करा था शिव कुमार स्वामी जी के बारे में, तो ये भी न्यूज़ के अंदर है। ठीक है, इनकी जयंती पर जो है आप कह सकते हो जयंती सेलिब्रेट करी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था, है ना। और फिफ्थ आर्टिकल उत्कल दिवस के बारे में बात करी गई थी। नाउ उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये कौन से स्टेट यानी कौन से राज्य से रिलेटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और उसके बाद सिक्स्थ आर्टिकल में हमने बात करी थी बाइकल जीवीडी के बारे में। ये बाइकल जीवीडी बेसिकली एक टेलीस्कोप है जो कि रशिया के साइंटिस्ट ने बाइकल झील के अंदर इसको लॉन्च किया है ताकि हम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पाएँ। नाउ अब यहाँ पे इससे क्या क्वेश्चन बनता है, जीवीडी बाइकल, ये जीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग रिवाइज कर पाओगे अगर आपने कल का आपने लेक्चर सही से सुना था तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक्स को, ध्यान से सुनना आज के टॉपिक्स को क्योंकि कल भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ आज का पहला आर्टिकल है बिम्स्टेक के बारे में। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हो बढ़ाइयाँ करी हैं इसकी बिम्स्टेक की, क्योंकि यहाँ पर बिम्स्टेक आज के टाइम पर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिम्स्टेक की हाल ही में 17वीं यानी कि 17th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है और ये वर्चुअली कंडक्ट करवाई गई है। आप कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है, उस वजह से ये सारे काम वर्चुअली हो रहे हैं, है ना, आप लोगों को मालूम होगा। नाउ हम लोग आगे बात करने वाले हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे ये आर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो का है और यहाँ पर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ अपलोड करती है, तो सरकार के ऑथेंटिक आर्टिकल्स हैं। नाउ ये जो बिम्स्टेक है, पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं, जहां से आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने आप कह सकते हो हैप्पीनेस दिखाया है, ठीक है, अपनी खुशी दिखाई है, क्योंकि आज के टाइम पर बिम्स्टेक काफ़ी वाइडन हो चुका है। जो बिम्स्टेक के अंदर मेंबर्स हैं वो कॉपरेशन करके काम करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर के अगर हम लोग बात करें, इन्होंने डिसाइड किया है कि आतंकवाद से भी लड़ेंगे अब आपस में मिलकर। ठीक है, और जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है यानी कि अवैध तरीके से जो ड्रग्स इधर से उधर करे जाते हैं, उन सब चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, उन सबको रोका जाएगा। ये सब चीज़ों के ऊपर ये कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं, जिससे आने वाले टाइम पर रिलेशंस और ज़्यादा बेटर होंगे और कोऑपरेट करके ये कंट्रीज़ काम करेंगी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं बिम्स्टेक के बारे में। पहला क्वेश्चन तो कौन सी मीटिंग हुई थी, ये 17वीं मीटिंग हुई थी। ओके, नाउ बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 7 मेंबर हैं। अब वो 7 मेंबर कौन कौन से हैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं 7 मेंबर, भारत, इंडिया मतलब इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। ये हैं 7 मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में ध्यान रखना। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले लाया गया था 1997 में, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। पहले इसके अंदर बहुत कम कंट्रीज़ थी, धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर कंट्रीज़ को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो ग्रुप को बनाया गया है। अब यहाँ पर देख पाओगे, ये इसको याद रखना कब आया था, ये कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ध्यान से सुन लेना क्योंकि आपसे फिर से कल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। यहाँ बात करी गई है आर्मी वॉर कॉलेज के बारे में। तो ये जो आर्मी वॉर कॉलेज है ये है माओ के अंदर। माओ का है, अभी हम बात करेंगे आगे। तो इन्होंने सेलिब्रेट करी है अपनी गोल्डन जुबली और लगभग 50 साल इनको पूरे हो चुके हैं। ये जो प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन आर्मी का, बेसिकली क्या है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन आर्मी का। ओके, आर्मी वॉर कॉलेज, और इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं तो उसको सेलिब्रेट करे गए हैं। अब ये आर्टिकल देखो कहाँ से खोज के निकाला गया है, ये पीआईबी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर मैंने उसको निकाल कर आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है। मैं आपको सारे सोर्सेस भी दिखाता रहूँगा कौन कहाँ से किस किस आर्टिकल को लिया गया है। नाउ बेसिकली आपको नाम से ही पता चल गया होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ पर है। ये है माओ के अंदर, और माओ कहाँ है, मध्य प्रदेश में।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने देख लिया ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जो इंडियन आर्मी है ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को कैसे ऑपरेट करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, और लगभग ये जो कॉलेज है ये लगभग हर साल 1200 ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में ट्रेन करता है और पैरामिलिट्री के अंदर भी ये ट्रेन करता है, इसको ध्यान रखना है। अब इसका इतिहास देखें तो इस कॉलेज को सबसे पहले एस्टेब्लिश करा गया था 1971 में 1 अप्रैल को, लेकिन इस कॉलेज का नाम तब ये नहीं था, तब इसका नाम था कॉलेज ऑफ कॉम्बैट। और फिर उसके बाद साल 2003 में इस कॉलेज का नाम बदल दिया गया और रख दिया गया आर्मी वॉर कॉलेज। ओके, ये था इसका स्ट्रक्चर, पूरा ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है मैटरनल डेथ के बारे में। तो देखो अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैटरनल डेथ क्या होता है, पहले हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक यानी कि इस महामारी जो ये कोरोना वायरस है, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से हिल चुका है, वो बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है। अब हेल्थ सिस्टम के इतनी बुरी तरह से हिट होने की वजह से क्या हो गया, जो मैटरनल डेथ है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है। ठीक है, मैटरनल डेथ बढ़ गई और स्टिल बर्थ बढ़ गया। अब ये सब चीज़ें कोई अपने मन से नहीं बता रहा है, ये एक स्टडी पब्लिश करी गई है कहाँ पर, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसके अंदर भी बताया गया था कि कोविड-19 की वजह से जो मैटरनल डेथ है और स्टिल बर्थ है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब पहले हम बात करेंगे ये मैटरनल डेथ क्या होता है। देखो मैटरनल डेथ यानी कि किसी महिला की डेथ हो जाना, जब कब जब डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डिलीवरी के टाइम पर, या फिर डिलीवरी अगर समाप्त हो जाती है पूरी तरह से और उसके 42 दिन के अंदर अंदर अगर महिला की डेथ हो जाती है तो उसको भी हम लोग मैटरनल डेथ बोलते हैं। उसी तरीके से जो स्टिल बर्थ है, स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है एक बच्चे की डेथ हो जाना। बच्चे की डेथ कब होना, डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी के वक्त, ये आपको ध्यान रखना है दोनों कॉन्सेप्ट, मैटरनल डेथ और स्टिल बर्थ। मैटरनल डेथ में महिला की डेथ हो जाना, स्टिल बर्थ में बच्चे की डेथ हो जाना। तो यहाँ पर इन दोनों की, ये दोनों ही चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई हैं इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह लगभग बंद थे, और फिर हॉस्पिटल्स खुले भी थे तो भी यहाँ पर लोगों को इतना डर था कि जिस वजह से ये लोग कोरोना वायरस का, ठीक है, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल्स नहीं गए। फिर काफ़ी सारे जो चेकअप्स होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन ने वो चेकअप्स नहीं करवाए, उसकी वजह से मैटरनल डेथ काफ़ी बड़ी है और स्टिल बर्थ भी बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया, इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है, और ख़ासकर अगर हम बात करें तो जो गरीब देश हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ ये जो रिपोर्ट है ये लगभग 40 स्टडीज़ को एनालाइज करी गई है और इसमें 17 कंट्रीज इंक्लूड हैं। कौन कौन सी, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूएस, कनाडा, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, इंडिया, चाइना और नेपाल, ये सभी जो है इसके अंदर इंक्लूड हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है स्टडी के अंदर, देखो जो हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स लगाए थे, काफ़ी आप कह सकते हो स्ट्रिक्टली हमने लॉकडाउन को फॉलो किया है, लेकिन फिर भी जो है क्या हुआ कि ये सिचुएशन देखने को मिली है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को आप कह सकते हो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है और उसकी वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एट द लास्ट, यहाँ पे ये बताया गया साल 2019 और साल 2020 को कंपेयर किया गया है। साल 2019 में अप्रैल और जून का टाइम और साल 2020 में अप्रैल और जून का टाइम। साल 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक था, आपको मालूम है। तो साल 2020 में हुआ क्या है, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उन्होंने अपने जो चेकअप्स हैं, एंटीनेटल चेकअप यानी कि बेबी को प्लान करने से बेबी के होने तक के जितने भी चेकअप्स होते हैं वो सब के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। मतलब कि ये चेकअप करवाया ही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जब चेकअप नहीं होगा आपको डॉक्टर्स को सजेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी, तो उसकी वजह से भी ये डेथ बढ़ती हुई नजर आई है। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है JCPOA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रहेंसन प्लान ऑफ एक्शन। देखो बेसिकली ये, इसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। तो यूएस और ईरान के बीच में ये न्यूक्लियर डील करवाई गई है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है। ये न्यूज़ क्या है कि जो यूएस और ईरान है इन दोनों ने यहाँ पर वापस से कोशिश करी है कि आपस में बातचीत कर रहे हैं इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, कि वापस से इस न्यूक्लियर डील को वर्किंग में लेकर आया जाए। तो यूएस और ईरान आपस में बातचीत करने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है, देखो हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ इसके बारे में, मतलब कहानी क्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हुआ क्या था ना, साल 2015 में यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो उन्होंने एक न्यूक्लियर डील करी थी, किसके साथ, ईरान के साथ। और यहाँ पे देखो ईरान में ये न्यूक्लियर डील क्यों करी गई, क्योंकि ईरान के अंदर यूरेनियम मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यूरेनियम का एनरिचमेंट अगर करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, और आपको मालूम है न्यूक्लियर बॉम्ब कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पर यूएसए ने ये डील करी ईरान के साथ, बोला कि आप यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करोगे, ठीक है, और आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं, वो सब सैंक्शन हटा दिए जाएंगे। ईरान रेडी हो गया, दोनों के बीच में डील हो गई। ईरान ने बोला अच्छी बात है, चलो हमारे पास से सैंक्शन हट जाएंगे, हम यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ओके, ये डील हो गई थी साल 2015 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद बराक ओबामा का टाइम खत्म हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आ गए नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, आते ही साल 2018 में सबसे पहले क्या काम करा इन्होंने कि जो यूएस है उसको इस डील से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ट्रंप ने यूएस को 2018 में इस डील से बाहर निकाला, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब यहाँ पे बोला कि इस ईरान को कोई ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका को इस डील के अंदर रहने की, और डील में निकालने के बाद जो है ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, और आप देख पाओगे ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इनफैक्ट बहुत सारी अदर कंट्रीज़ को भी प्रॉब्लम हुई है। फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे हमने भी ईरान से जो है ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, और हम लोग ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, वो हम ईरान से इंपोर्ट करते थे। अब बोल दिया गया कि ईरान से कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए। अब कौन आ गए, नए प्रेसिडेंट आ गए हैं। कौन? जो बाइडन। अब जो बाइडन का कहना यह है कि हम लोग वापस से ईरान के साथ यहाँ पर इस डील में आना चाहते हैं, और इस डील को बोला जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो इसी चीज़ को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों ने अपने इंटरमीडियरीज, बिचौलिया को आप कह सकते हो, बीच में बातचीत हो रही है ईरान और यूएस के साइड में। ओके, देखेंगे आगे आके क्या सोल्यूशन निकलता है, कैसे चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो रोड कंस्ट्रक्शन और हाईवे मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, इनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। अब यहाँ पर इनके द्वारा बोला यह गया है कि इंडिया ने एक लैंडमार्क अचीव कर लिया है, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। भारत दुनिया में एक पहली कंट्री ऐसा बन चुका है जिसने साल 2020-21 यानी कोरोना वायरस वाले साल में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया है हाईवे का, यानी सबसे ज़्यादा हाईवेज बनाए हैं। ये देख पाओगे आप, लाइव मिनट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इन्होंने बोला कि 37 किलोमीटर्स ऑफ रोड बनी है हर दिन। साल 2020-21 में हर दिन उन्होंने 37 किलोमीटर तक रोड कंस्ट्रक्ट करी गई हैं, और लगभग 13,000 किलोमीटर रोड बनाई गई हैं पिछले साल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यहाँ पे भारत पहला कंट्री बन चुका है जिसने इतनी रोड्स बनाई हैं पिछले साल। उसके बाद हमारा जो नेशनल हाईवे है उसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट भी हो चुका है, ठीक है, 50% से हमने बढ़ा भी दिया है। हमारा जो नेशनल हाईवे है, अगर हम बात करें, काफ़ी तेज़ी से हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये 91,000 किलोमीटर का हुआ करता था, लेकिन अब ये 1,37,000 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है। हमने पिछले 7 सालों में इसको इतना ग्रो किया है। और इंडिया जो है आप कह सकते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है कि सबसे तेज, यानी कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इंडिया ने 2.5 किलोमीटर की 4 लेन वाली कंक्रीट रोड बनाई है 24 घंटे के अंदर, और इसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, तो काफ़ी बेटर जो है वर्क कर रहा है इंडिया। उसके बाद लास्ट में हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगेन H1B वीज़ा रूल के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ देखो क्या है। न्यूज़ यह है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया था, पिछला कोरोना वायरस वाला साल जो था उसमें H1B वीज़ा को बैन कर दिया गया था। नाउ अब जो बाइडन आ चुके हैं, तो जो बाइडन क्या कर रहे हैं, उस H1B वीज़ा पर जो बैन लगाया हुआ था, तो जो बाइडन क्या कर रहे हैं, जो वीज़ा के ऊपर बैन लगाया गया था उसको एक्सपायर कर रहे हैं। एक तरीके से जो बैन लगाया गया उसको एक्सपायर किया जाएगा। नाउ अब वो वीज़ा अलाउ कर दिया जाएगा। नाउ ये H1B वीज़ा होता क्या है, तब आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। देखो, अगर हम लोग H1B वीज़ा के बारे में बात करें, तो बेसिकली एक ऐसा वीज़ा है, इसको हम लोग नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बोलते हैं, और जो कि हाँ, जो यूएसए है वो फॉरेनर वर्कर्स को प्रोवाइड करवाता है। यानी कि मान लो देखो कि ये है यूएसए, ठीक है। अब क्या है, यूएसए के लिए फॉरेनर वर्कर्स कौन कौन हो गए, मान लो इंडिया, जापान, जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हो गई, वो सब फॉरेनर वर्कर्स हो गए। मतलब कि भारत में किसी को जाना है यूएसए, भारत से किसी को जाना है यूएसए में काम करने के लिए, तो उसको H1B वीज़ा चाहिए, ठीक है। अब ये H1B वीज़ा जैसे ही हो जाएगा तो वो वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। हाई सेक्टर में, जो कि आईटी सेक्टर्स वगैरह में जाकर वर्क कर सकता है वो, ठीक है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर उससे भी ज़्यादा हाई डिग्री होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री तो मस्ट है कि ये तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो जा सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे करा क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीज़ा को बैन कर दिया गया था। क्यों किया था, इसके पीछे का रीज़न ये है, साल 2020 में लॉकडाउन लगा था और इकोनॉमी सारी कंट्रीज़ की डाउन हो गई थी।
तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये था कि जो अमेरिका है वहाँ पर अमेरिकन लोगों के लिए जॉब्स को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। उसकी वजह से उन्होंने H1B वीज़ा को बैन कर दिया कि मतलब अगर यहाँ पे भारत से जाएंगे और चाइना से जाएंगे, कहीं से भी कंट्रीज से अगर वर्क करने चले जाते हैं H1B वीज़ा के ऊपर यूएसए में, तो फिर क्या होगा, जो यूएसए के लोग हैं, यूएसए के अमेरिकन पीपल हैं, उनके लिए जॉब्स कम पड़ जाएंगी। तो ये सोचकर इन वीज़ा को बैन कर दिया गया था। नाउ अब फाइनली आप देख पाओगे इस वीज़ा का जो बैन लगाया गया था उसको एक्सपायर किया जा रहा है जो बाइडन के द्वारा। तो ये था आर्टिकल, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया H1B वीज़ा के बारे में भी क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं। अब अच्छे से आपने सुना होगा तो आप कल के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।